हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सभी पढ़ेंगे कि उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर क्यों निकाला जाता है, इसे बाहर निकालना क्या आवश्यक है और उत्सर्जी पदार्थ में कौन कौन सा हमारे शरीर में बनता है, कैसे बनता है, किस प्रकार उसका निष्कासन होता है, इन सारे बातों का आज आंसर मिलेगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बताएंगे कि उत्सर्जी पदार्थ क्या है। अगले वीडियो में तो बताया ही था, उत्सर्जी पदार्थों के बारे में अच्छी तरह से बताया था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि उत्सर्जी पदार्थ क्या है। उसके बाद मैं शुरू करूंगा कि उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर क्यों निकाला जाता है। तो शुरू करते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ हमें जानना है। उत्सर्जी पदार्थ तो हमने बताया था अगले वीडियो में कि उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में जो हानिकारक या बेकार जो पदार्थ बनते हैं उन पदार्थ को ही उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। जैसे मैं बताया गया भी था, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, अमोनिया, NH3 और यूरिया, NH2 तो इन पदार्थों को ये उत्सर्जी पदार्थ है। अभी बताया क्या, जो हमारे शरीर में बेकार पदार्थ जो बनता है उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर क्यों निकाला जाता है इस आज हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये जो उत्सर्जी पदार्थ है कैसे बनते हैं और क्या क्या हानि कर सकते हैं, कैसे बाहर इनको निकाला जाता है, इस सारे बातों का जानकारी मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर क्यों निकाला जाता है। तो उत्सर्जी पदार्थ आप जानते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ क्या जहरीले होते हैं, हानिकारक होते हैं। ये हमारे अगर शरीर में रहते हैं तो शारीरिक ऊतकों यानी कोशिका जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को ये मारना शुरू कर देंगे। तो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो सेल्स मृत हो जाएंगे तो ये काम नहीं करेंगे। अर्थात कि यह धीरे धीरे पूरे शरीर में क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ फैलेगा। तो शारीरिक अंग जो है, शारीरिक मशीन बॉडी में जितने भी अंग है वो अंग सही से काम नहीं करेंगे तो ये बॉडी नहीं चल पाएगा। इसी कारण से उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है ताकि बॉडी का संतुलन बना रहे और बॉडी सुचारू रूप से काम करे। यदि अगर हमारे बॉडी में रहता है तो बॉडी में प्रॉब्लम लाएगा ही लाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि जैसे कोई मशीन है, मशीन चलता है, उसमें का जो धुआं निकलता है, जैसे जनरेटर का मैं बात कर लूँ, उसमें से जो धुआं निकलता है वह उसका उत्सर्जी पदार्थ है। अगर मैं क्या करूं कि जो धुआं निकलता है उसको किसी डिब्बा वगैरह ऐसे वस्तु से बंद कर दूं, उसका धुआं ना निकले तो क्या होगा, सोचिए। वो मशीन में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़ते हैं अगर बाहर ना आए तो बहुत सारा हानि होगा, हमारे बॉडी में इफेक्ट उसका दिखेगा। इसीलिए शारीरिक यानी बॉडी के संतुलन को बनाए रखने के और सुचारू रूप से हमारे शारीरिक जैविक क्रियाओं को चलने के लिए ही इसको त्यागना जरूरी होता है। तो याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो आपका उत्सर्जी पदार्थ बनता है बॉडी में वह है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इस पर हम चर्चा करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कैसे बनता है हमारे बॉडी में। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन अणुओं के विखंडन से ये बनता है, कार्बन अणुओं के विखंडन से। अब ये बनता कैसे है, तो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया तो आप जानते ही हैं। तो देखिए, एक कार्बन हो गए और या ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाते हैं। तो एक होते ये हम श्वास के क्रिया के द्वारा ले लेते हैं ऑक्सीजन को, और कार्बन जो होता है हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो ये क्या जो उपापचय क्रिया चलता है हमारे बॉडी में, जो ऑक्सीडेशन की क्रिया चलती है, उस क्रिया के फलस्वरूप ये आपका CO2 का निर्माण होता है।
अब ये CO2 करेंगे क्या, CO2 अगर रहते हैं हमारे बॉडी में तो सेल्सों को मारना शुरू कर देंगे, शारीरिक अंगों को काम करने नहीं देंगे, जिससे शरीर में अस्थिरता मतलब कि अशांति आ जाएगी। अशांति जैसे आपको मैं क्या करूं, धुआं वाला रूम में बंद कर दूं तो क्या होगा, वहां पर आपको बेचैनी सा महसूस होगा। ठीक वैसे ही हमारे जो अंग है इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो ये समझिए कि ये हमारे जो अंग है वो धुआं वाले रूम में है, धुआं वाले रूम में है। अब उसमें बेचैनी घुटने लगेंगे, जैसे हम लोग अगर चले जाते हैं धुआं वाले रूम में तो घुटने लगते हैं, सांस फूलने लगता है। ठीक ऐसे ही हाँ, जो बॉडी में सेल्स है या जो भी अंग है हमारे, उनका दम घुटने लगता है और अंत में होगा क्या, उनका डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु होगा तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट, ये तो आप अच्छी तरह से जान गए क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन एक केमिकल रिएक्शन होता है अंदर, तब जाकर CO2 बनता है। ये बॉडी से निकलना अत्यंत आवश्यक है। अब सेकंड जो मैं बात कर रहा हूं, Na3 जिसको हम अमोनिया बोलते हैं, ये कैसे बनता है और यह किस प्रकार घातक है, तो इसे समझ लेते हैं। तो हम इसे हटा देते हैं सबसे पहले। तो Na3 को समझते हैं, तो याद रखिए Na3 जो बनता है यानी अमोनिया जो बनता है वह प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप बनता है। प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप आपका क्या बनता है, तो यह Na3 अमोनिया। याद रखिएगा अमोनिया काफी जहरीला पदार्थ है, बहुत तेजी से यह हमारे बॉडी में बनता है। जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जो जीव होते हैं, जलीय जीव, वे इसे जल में बहुत तीव्र गति से बहुत तेजी से त्याग देते हैं, आसानी से त्याग देते हैं। बट अगर हम स्थलीय जलीय जीव का बात कर रहे थे, स्थलीय अगर जो जीव है ये बहुत तेजी से त्याग करते हैं किसका, तो यह Na3 जो है, Na3 यानी अमोनिया का एक जहरीला पदार्थ है, वो जलीय जीवों में भी बनता है। तो इस जलीय जीव है ये तेजी से क्या करते हैं, अमोनिया को जल में छोड़ देते हैं। बट अगर स्थलीय जीव का बात करें, स्थलीय तो स्थलीय जीवों में इस प्रकार से यह क्रिया नहीं होती है, ये जल्दी नहीं त्याग सकते हैं। तो जानते हैं कि ये क्या काफी जहरीला है, अगर बॉडी में रहा तो हानि पहुंचाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, देखिए हमारा बॉडी में रिएक्शन होता है और रिएक्शन के फलस्वरूप देखिए क्या, यानी जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, रिएक्शन के फलस्वरूप होता है क्या है कि यह जो NH3 है, NH3 जानते हैं किस में बदल जाता है, NH3 जो है वह यूरिया NH2 into CO into NH2 अर्थात यह यूरिया में बदल जाता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा भी जाता है कि अमोनिया और यूरिया में सबसे ज्यादा जहरीला कौन होता है, तो याद रखिएगा यह आपका जो अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला होता है। क्योंकि ये देखिए यहाँ जो आपका यूरिया बना है किससे बना, तो अमोनिया कन्वर्ट हुआ या स्थलीय जीवों में, ध्यान दीजिएगा स्थलीय जीवों का बात कर रहे हैं, तो यह NH3 जो है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्थलीय जीवों में। ये तो डायरेक्ट किस में छोड़ देता है, NH3 को ही जल में छोड़ देता है बहुत तेजी से। बट यह स्थलीय जीव का बात कर रहे हैं हम, स्थलीय जीव में क्या NH3 यूरिया में बदलता है और यह यूरिया जो है यूरिन के माध्यम से, हमारे यूरिन मतलब मूत्र के माध्यम से क्या होता है, शरीर से बाहर हो जाता है। इसको हम नाइट्रोजनी पदार्थ भी बोलते हैं। याद रखिएगा कौन सा पदार्थ बोलेंगे, नाइट्रोजनी पदार्थ बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, देखिए नाइट्रोजन अर्थात इसमें नाइट्रोजन है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है नाइट्रोजन। और एक बात और बताया था कि ये जल में बहुत तेजी से घुल जाता है। क्यों घुलता है, तो इसके पीछे भी एक कारण है, ध्यान दीजिएगा क्या कारण है। तो देखिए ये जो NH3 है यह क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक बोल सकते हैं। और यहाँ भी क्या है, ध्यान दीजिएगा यह
यहाँ क्या है, यह NH3 जल में क्यों घुलता है, या जो जलीय जीव का बात कर रहे थे ऊपर वाला ध्यान दीजिएगा, नीचे नहीं। NH3 या जब जलीय जीव त्याग करते हैं NH3 का, तो वह जल में क्यों जल्दी घुल जाता है, क्योंकि जल का सूत्र आप जानते हैं H2O, तो इसमें भी कार्बन नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं है, तो यह अकार्बनिक पदार्थ। तो याद रखिएगा, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक विलायक में बहुत तेजी से घुलते हैं, इसी कारण से इसमें बहुत तेजी से घुल जाता है। तो इसको भी हम लोग समझ लिए। तो क्या क्या बताए, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 बता दिए और यूरिया भी बता दिए। ये जितने भी उत्सर्जित पदार्थ है ये क्या बॉडी से निकलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूं। देखिएगा, ये जो त्याग करते हैं जितना भी नाइट्रोजनी पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ का जो त्याग होता है स्थलीय जीवों का जो बात कर रहा हूं, तो देखिए एक रेप्टिलिया वर्ग होता है, एक रेप्टिलिया, रेप्टिलिया एवं एवेज। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया हो गया, और एक मैमेलिया होता है, मैमेलिया। इसमें भी नाइट्रोजनी पदार्थों का क्या निष्कासन होता है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ जो रेप्टिलिया और मैमेलिया वर्ग का मैं जो चर्चा कर रहा हूं, ये जानते हैं कहाँ का, ये कहाँ आप पढ़े होंगे क्लास 9 में, जीवों की विविधता में पढ़े होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे 3 चैप्टर में। तो वहां देखिए यह कहाँ का है, रेप्टिलिया और मैमेलिया क्या है, ये देखिए, ये जीवों के वर्गीकरण के बारे में दिया गया अच्छी तरह से। तो जो कार्डेटा है, कार्डेटा एनिमिलिया जगत को जो 10 भागों में बांटा गया, 10 नंबर में है, वह 10 नंबर में, 10 में आपका आता है एनिमिलिया। देखिए एनिमिलिया जो है, एनिमिलिया, एनिमिलिया जो है उसको क्या, एनिमिलिया को ऐसे 10 पार्ट कर दिया गया, 10 पार्ट, जिसमें से अंतिम में बता रहा हूं। कार्डेटा जो है, कार्डेटा, ध्यान दीजिएगा, कार्डेटा जो आपका संघ है, इस कार्डेटा संघ को उपजगत जानते हैं किसमें, उपसंघ वर्टिब्रेटा में डिवाइड कर दिया गया। यह वर्टिब्रेटा 5 भागों में बट गया, 5 भाग। जानते हैं 5 भाग वह कौन कौन सा है, 5 में से यहाँ 2 दिया गया है, 5 में से 2 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, बता देते हैं। तो इसको शॉर्टकट याद करने का मैं एक तरीका बता देता हूं। उसके लिए एक शब्द है पारम। देखिए 5 वर्ड होगा यहाँ, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है। पी से देखिए, पी से हो जाएगा पीसीज यानी मछली, ए से एवीज हो जाएगा, ए से एवीज, और आर से रेप्टिलिया हो जाएगा, ए से एवीज, आर से रेप्टिलिया, और एक ए और है एम्फीबिया हो जाएगा, एम्फीबिया। और यहाँ जो अंतिम है वह एम से मैमेलिया, जिसमें से 2 का मैं चर्चा कर रहा था, रेप्टिलिया का और मैमेलिया का। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पदार्थों का निष्कासन होता है, यही बात मैं बता रहा था। याद कर लीजिएगा फिर से, मैंने बता दिया। पारम जो शब्द है, इस शब्द से आप क्या कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को 5 भागों में बांटा गया है, यह एनिमिलिया जगत के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा, पीसीज अर्थात जिसमें जानते हैं पीसीज यानी मछली आता है, मछली यानी जलीय जीव को खास कर रखा गया है। और यह जो एम्फीबिया हम बता रहे हैं, देखिए एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एविज। देखिए एक ए डबल है, तो आप यहाँ भी एम्फीबिया कह सकते हैं या एविज बोल सकते हैं। तो एम्फीबिया में उभयचर प्राणी आते हैं, जो जल और स्थल दोनों जगहों पर रह सकते, जैसे मेढक है, दोनों जगहों पर रहने में सक्षम है। रेप्टिलिया में क्या वैसे जीवों को रखा जाता है जो खासकर रेंग कर चलते हैं, जैसे सर्प महाराज को देखे होंगे, वो रेंग कर चलते हैं, और कछुआ महाराज जी वो भी रेंग कर चलते हैं, तो उसको रेप्टिलिया जगत में रखा गया है। और यह जो एविज है, एविज में, एविज वर्ग के अंतर्गत तो वैसे जीवों को रखा जाता है जो उड़नशील होते हैं, अर्थात जो उड़ सकते हैं, जिनमें पंख होता है। और ये जो मैमेलिया है, या उस श्रेणी के जीवों को रखा जाता है जिनका कान बाहर होता है। देखिए कान, तो मनुष्य हो जाएगा, इसके बाद जितने जानवर है वे सभी
आ जाते हैं मैमेलिया। तो इसमें से देखिए मैमेलिया और रेप्टेलिया, मैमेलिया और रेप्टेलिया वर्ग में क्या है, नाइट्रोजन पदार्थों का निष्कासन होता है। तो ये जितना भी था ये सब मैंने क्लियर आज कर दिया। क्या उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन क्यों जरूरी है, कौन कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बनता है, कैसे, ये सारा क्लियर हो गया। तो फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। एक बार रिपीट कर लूं क्या बताया था मैं कि उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से निकालना क्यों आवश्यक है। तो मैं क्या बताया था, रिपीट कर देता हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बताया था कि उत्सर्जी पदार्थ क्या है, ये जहरीले होते हैं, हानिकारक होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर अशांति फैला देते हैं, शारीरिक अंगों को सुचारू रूप से काम नहीं करने देते हैं। सुचारू रूप से काम करने के लिए इनको बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये बॉडी में रहेंगे तो सेल्स को मारना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कि अगर मैं आपको धुआं वाला रूम में बंद कर दूं तो आपको कैसा महसूस होगा, तो घुटन महसूस होगा, लगेगा कि अब दम मतलब अब व्यक्ति मर ही जाएगा। ठीक वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे बॉडी में रहे तो जितने अंग है उनको क्या महसूस होगा, लगेगा कि वैसे कमरा में उनको बंद कर दिया गया है जहां केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो उनको घुटन महसूस होगा और वे मर जाएंगे, अर्थात वे मरे तो हम भी मरे। और दूसरा मैं बताया था क्या कि अमोनिया प्रमुख में तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कैसे बना, कैसे, तो कार्बन अणुओं के विखंडन से ही ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट बताया था अमोनिया, तो अमोनिया क्या है, प्रोटीन के विखंडन से बनता है जो काफी जहरीला होता है। जो जलीय जीव होते हैं इसको बहुत तेजी से जल में त्याग देते हैं, जो जल में घुल भी जाता है, बहुत तेजी से घुलता है। क्या घुलता है, क्योंकि मैंने बताया था अमोनिया, देखिए अमोनिया और जो जल होते हैं वे अकार्बनिक पदार्थ, जिसके कारण वे आसानी से घुल जाते हैं। और स्थलीय जीव का मैं बात कर रहा था, तो स्थलीय जीव में जो यूरिया है, सॉरी यहाँ जो अमोनिया है वो इस रूप में त्याग नहीं सकते हैं स्थलीय जीव, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। आप जानते हैं जहरीला तो पदार्थ है ही, यह यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट होकर तब इसे त्यागा जाता है शरीर से। तो यह क्या होता है, कम जहरीला होता है। जब इसको मतलब मशीन हमारे अंदर जो है वो क्या करता है, इसे NH3 को NH2 में बदल देता है, यह कम जहरीला होता है, ये अधिक जहरीला है, और इसे मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो आज मैं जो पढ़ाया वो क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।